राहुल गांधी ही क्यों इस समय में, उन्हीं को क्यों चुना आपने? अगर कोई विपक्ष है तो वो राहुल गांधी है। विपक्ष का मेरा यहाँ मतलब उनकी संख्या से नहीं है। विपक्ष का मेरा मतलब है कि वो कौन सी आवाज़ है जो समावेशी है। ये जो कंपनी की ने कहा कि आप किस विषय पर लिखेंगे उस पर हमसे सहमति लेंगे, क्या ऐसी कोई पॉलिसी है पहले से कंपनी की? मुझे कहा गया कि कंपनी पॉलिसी है। मैंने कहा अगर कोई कंपनी पॉलिसी है तो वो मेरे पिछली किताब में क्यों लागू नहीं थी। मान लीजिए अगर आप उनसे ये कह देते कि हाँ ये आलोचना है या ये आलोचना वाली किताब होती तब छप जाती है? मैं कह सकता हूँ कि छप जाती। क्या उन्होंने आपको सैक कर दिया या आपने रिजाइन किया? मुझे विकल्प ही दिया गया था कि किताब वापस लूँ या अपना फैसला करूँ, तो मैंने तुरंत ही रिजाइन कर दिया। कानूनी लड़ाई के अलावा और कोई विकल्प भी है आपके पास? कानूनी लड़ाई के अलावा मेरे पास मुझे नहीं लगता अतुल जी की कोई विकल्प है, क्योंकि कंपनी ने मेरे से किसी भी तरीके का संवाद नहीं किया है। तुरंत ही मेरा लैपटॉप मुझे बिना सूचित किए हुए कंपनी ले लेती है। मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ क्योंकि कल को मेरे दस्तावेज लीक हो सकते हैं। ये फिल्म वाला जो चीज़ है इसमें मुझे थोड़ा कॉन्स्पिरेटोरियल कॉन्स्पिरेसी थियरी वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा नजर आता है। ऐसा भी हो सकता है कि जो फिल्म बनाई हो जिन लोगों ने, वो वास्तव में जेन्युइनली कंसर्न रहे हो करप्शन के लिए और उनको लगा कि अब करप्शन के खिलाफ एक आंदोलन चल रहा है तो हमें इससे जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि हमने इस पर फिल्म बनाई। हो सकता है, हो सकता है। जो मीडिया का जो सामने से रवैया था पूरे अन्ना आंदोलन के दौरान, उस पर इस किताब में उसका आंकड़ा एक दिया गया है। एबीपी न्यूज़ का आंकड़ा इसमें है, उसने अपने 97% से ज़्यादा समय, 98% के आसपास का समय अन्ना आंदोलन को दिया। यही सारे टेलीविज़न, सारे अखबार एक एक करके उस कवरेज से भरे हुए थे जिसमें तिरंगे की छाया में ये पूरा आंदोलन रचा जा रहा था। आज अभी पुरानी बात है जब यहाँ आपके गाजीपुर में आपके किसानों के दिल्ली के बीच में किसान बैठे हुए थे, और जिन जो नोएडा की मीडिया कंपनियां हैं उनमें क्या कवरेज आता है। मैं इस समय जिस किताब की बात कर रहा हूं उसका नाम है राहुल गांधी, सांप्रदायिकता, दुष्प्रचार, तानाशाही से ऐतिहासिक संघर्ष। ये इस किताब का नाम है और इसके लेखक हैं दयाशंकर मिश्र। दयाशंकर मिश्र पेशे से पत्रकार हैं और हाल तक आप ये समझिए कि जब हम ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं आज से 5 से 6 दिन पहले तक, वो नेटवर्क 18 का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, न्यूज़ 18 इंडिया का जो डिजिटल पूरा प्लेटफॉर्म है, उसके संपादक थे। और बतौर संपादक उन्होंने लंबा काम मीडिया के क्षेत्र में किया है। इससे पहले वो एनडीटीवी में भी रहे हैं, नेटवर्क 18 में भी रहे हैं, अमर उजाला और दैनिक भास्कर जैसे संस्थानों में काम किया बतौर प्रिंट और बतौर डिजिटल पत्रकार। तो लगभग 2 दशक का दयाशंकर मिश्र का ये पत्रकारिता का सफ़र रहा है। जाहिर सी बात है इसमें बहुत सारी घटनाएं आपके अंदर दर्ज होती रहती हैं और बतौर पत्रकार आप उनको किताबों की शक्ल देने का प्रयास करते हैं। बतौर पत्रकार अपने समय को एक तरह से डॉक्यूमेंटेशन करना, उसको दस्तावेजीकरण करना एक पत्रकार का ये दायित्व भी होता है। लेकिन क्या किसी किताब के लिए आपको इस तरह से कीमत चुकानी पड़ सकती है कि अगर आप किताब लिखेंगे तो आपकी नौकरी जा सकती है? अगर आप किताब लिखने की कोशिश, किसी विषय विशेष के ऊपर अगर आप किताब लिख रहे हैं तो आपको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। जब मैं ये बात कह रहा हूँ तो बहुत सारी बातें अब खुद न कह के, मैं, हमारे साथ दयाशंकर मिश्र खुद मौजूद हैं, उनसे मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि घटनाक्रम क्या हुआ, क्या एक किताब क्यों इस बात की वजह बन गई कि उनको अपनी नौकरी और अपनी किताब में से एक विषय को चुनने की नौबत आ गई। एक को चुनने की स्थिति जो पैदा हुई उस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। दयाशंकर जी, मेरा पहला सवाल आपसे कि राहुल गांधी की ये जो किताब है, राहुल गांधी ही क्यों इस समय में, उन्हीं को क्यों चुना आपने? जिस तरह एक झटके में मेरी नौकरी चली गई और मुझे ये सीधा सीधा ऑफ़र दिया गया जी कि आप इस किताब को वापस ले लीजिए और हम भी सब कुछ भूल जाते हैं, आप भी सब कुछ भूल जाएं, आप रहें, आप काम करें, और किताब अगर छप भी गई है तो आप उसको रख लीजिए, वो अपने ड्राइंग रूम में आप कहीं उसको जगह दे दीजिए। तो ये बिल्कुल न कीजिए। हाँ, उसको सार्वजनिक मत कीजिए और आप काम करते रहिए। तो ये एक बिल्कुल ऑफ़र था, और अगर आप किताब वापस नहीं लेते हैं तो आपको फिर आप देख लीजिए, जो शब्द थे वो ये थे कि फिर आप देख लीजिए। तो मैंने कहा कि नहीं, किताब तो एक लेखक का, एक पत्रकार का मौलिक काम है, वो और क्या करेगा। तो किताब तो मैंने कहा अपने समय से आएगी, और मैंने उनको, कंपनी को बहुत पहले इसकी सूचना दी कि किताब आ रही है,
जब तक मैंने इसकी सूचना दी तब तक किताब किसी भी सार्वजनिक रूप में कहीं भी मौजूद नहीं थी। ये जानकारी मैंने उनको 9 नवंबर को दी थी। लेकिन मुझे कहा गया उसके 1 हफ्ते बाद कि नहीं, आप तो फैसला कीजिए। तो मेरे मन में कोई संशय नहीं था, क्योंकि एक लेखक का और पत्रकार का ये काम है। तो मैंने तुरंत रिज़ाइन करने का फैसला किया। मैंने ये महसूस किया, और ये बात कहनी ज़रूरी है कि ये किताब 2011 से शुरू होती है। राहुल गांधी पर जितना मैं देख पाया, अंग्रेज़ी में एक किताब है डिकोडिंग राहुल गांधी, ये हिंदू की एक पत्रकार हैं आरती रामचंद्रन, उनकी किताब थी। तो वो किताब 2011 पर ख़त्म हो जाती है। पिछले कुछ वर्षों से अगर हम देखें तो हम ये लगातार देख रहे हैं कि सत्ता सबसे ज़्यादा किसको लक्ष्य करती है, कि किसके खिलाफ दुष्प्रचार हो, किसके खिलाफ वो ऐसी बातें करें कि लोकतंत्र की प्रक्रिया पर कब्जा किया जा सके। विपक्ष में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि राहुल गांधी उनका पहला निशाना है। पत्रकारिता का काम केवल सत्ता की प्रार्थना और उनकी आरती करना नहीं है, बल्कि सत्ता की आलोचना करना है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जर्नलिज्म में जो खबर लोग नहीं जानते वही खबर है, बाकी सब तो प्रेस नोट है, बाकी सब तो पीआर है। तो मुझे हमेशा लगता था कि आखिर ऐसा क्या है कि राहुल गांधी कुछ भी कहते हैं और हमारा न्यूज़ रूम उसको उल्टा दिखाता है। और ये सब कोई आज की बात नहीं है। जी जी। ये पिछले लंबे समय से हम देख रहे थे, और हम ये भी देख रहे थे कि बहुत सारे विपक्ष के नेता ऐसे हैं जो कभी अपनी सुविधा अनुसार मूव करते हैं। मैंने ये भी बहुत गहराई से देखा कि सांप्रदायिकता पर कोई प्रतिवाद नहीं करता है। ये जो कंपनी की ने कहा कि आप किस विषय पर लिखेंगे उस पर हमसे सहमति लेंगे, क्या ऐसी कोई पॉलिसी है पहले से कंपनी की? मैं आपको इसमें थोड़ा पीछे ले जाना चाहूँगा। 2020 में, अब हम जनवरी की तरफ ही जा रहे हैं, जनवरी ही थी जब मैंने अपने कंपनी प्रबंधन को सूचित किया कि मेरी किताब आ रही है, और मैं मानसिक स्वास्थ्य पर लंबे समय से, करीब 1 दशक से उस पर भी काम कर रहा हूँ। तो मेरे वो किताब मेरी आ रही, उसका विमोचन है दिल्ली के ही इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में। और जो हमारा शीर्ष प्रबंधन है, मैंने उनको सूचित किया कि मेरी किताब है, इसका विमोचन है, आप लोग आइए, इसमें स्कॉलर आ रहे हैं, लेखक आ रहे हैं, और सब मिल करके बात करेंगे, जो पत्रकार और पत्रकारिता की एक सामान्य घटना है। मैं आपको बहुत ये बात बड़ी अचंभे में डालती है कि मुझे कोई पॉलिसी नहीं कहा गया। अगर कोई पॉलिसी थी तो मुझे उस वक्त भी कहनी चाहिए। याद नहीं दिलाएगी। मुझे किसी ने मेल करने के लिए नहीं कहा। और उस इंडिया इंटरनेशनल की शाम में सारे लोग मौजूद थे, कंपनी का जो भी शीर्ष प्रबंधन है, जो लोग यहाँ दिल्ली रहते हैं। हमारे प्रबंधन का बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्ति मुंबई भी रहते हैं। तो जो यहाँ मौजूद थे वो न केवल आए बल्कि देर तक रहे, और सब ने मेरी हौसला अफजाई की, सब ने अपनी बातचीत की। मुझे बिल्कुल नहीं कहा गया, क्योंकि अगर ऐसा कहा जाए तो उनके पास निश्चित रूप से साक्ष्य होंगे। तो कोई बात नहीं की गई। जब इस किताब पर मैं गया तो 2 विरोधाभासी बातें हुई। मुझे कहा गया कि कंपनी पॉलिसी है। मैंने कहा अगर कोई कंपनी पॉलिसी है तो वो मेरे पिछली किताब में क्यों लागू नहीं थी? क्या उन्होंने आपको सैक कर दिया या आपने रिजाइन किया? चूंकि मैं तो तय ही कर चुका था और मुझे विकल्प ही दिया गया था कि किताब वापस लूं या अपना फैसला करूं, तो मैंने तुरंत ही रिजाइन कर दिया। अच्छा, मतलब आपको पहले विकल्प दे दिया गया, तो आप पुस्तक छापिए या फिर आप इस्तीफा दीजिए। तो मैंने रिजाइन कर दिया। अब एक संपादक के शीर्ष स्तर के व्यक्ति को जब उसने कहा कि उसने इस्तीफा दिया, तो कायदे से कंपनी के नियमों के मुताबिक वो अपना नोटिस पीरियड सर्व करता और शांति से अपना काम करता चला जाता। लेकिन उसके बाद इमीडिएटली उसको सेवाओं से वो करना, बाहर कर देना और उसके सारी देनदारियों को रोक लेना। तो मैं वो जानना चाह रहा हूँ। मैंने कहा कि आप मुझे रिलीव करना चाहते हैं, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की, तो आप मुझे उसका फिर पैसा दीजिए। तो उन्होंने मुझे मेरा वेतन पूरा 3 महीने का रोक लिया। मुझे उन्होंने किसी तरीके का भुगतान नहीं किया। मैंने कहा जो मेरा बाकी बचा हुआ हिस्सा है, यानी जो ग्रेजुटी है, जो पीएफ है और जो मेरा छुट्टियों का पैसा है, उसके बारे में मुझे आप कुछ लिखित में दीजिए, क्योंकि आज से तो आप मेरा फ़ोन उठाएंगे नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उसके बारे में हम अभी
गणना कर रहे हैं। अब ये कितनी बड़ी गणना है कि एक संपादक को हटाने के लिए, उसके खिलाफ स्टेटमेंट जारी करने के लिए रातों रात आप ले लेते हैं, लेकिन तुरंत ही मेरा लैपटॉप मुझे बिना सूचित किए हुए कंपनी ले लेती है। मैं ये बात आज ऑन रिकॉर्ड इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि हम सब अपने लैपटॉप में तमाम स्टोरीज पर काम कर रहे होते हैं। व्यक्तिगत चीजें होंगी उसमें, बहुत व्यक्तिगत चीज़ें भी हो सकती हैं क्योंकि लैपटॉप एक ही होता है। आपको आपके जो सोर्स होते हैं या जो आप स्टोरी पर तो मैनेजमेंट से पूछ के आप काम नहीं करते हैं। बहुत सारे दस्तावेज होंगे बहुत उसमें। सारे मेरे दस्तावेज हो सकते हैं, मेरा आधार, मेरा पैन कार्ड, मेरी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मेरी डेस्क पर से वो उठा लिया जाता है और मुझे मीटिंग के लिए कहीं और ले जाया जाता है, और मैं बार बार गुजारिश करता हूँ कि मेरा लैपटॉप मुझे आप दे दीजिए, तो वो कहते हैं कि नहीं, वो तो अब हमने जब्त कर लिया। मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ क्योंकि कल को मेरे दस्तावेज लीक हो सकते हैं। इस सारे ये जो चरित्र बदलने का पूरे देश के जो अभियान है या कार्यक्रम है, इससे कौन लड़ रहा था, कौन एक व्यक्ति? तो उसमें उभर कर आता है कि करीब करीब हर मौके पर राहुल गांधी वो व्यक्ति थे जो अनकम्प्रोमाइजिंग नजर आते हैं, बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के उससे टकराव लेते हुए नजर आते हैं बनिस्बत बाकी किसी और नेता के या बाकी किसी और विपक्ष की दल के। ये किताब राहुल गांधी की बायोग्राफी नहीं है। ये किताब में नहीं लिखा गया कि राहुल गांधी का जन्म कहाँ हुआ, राहुल गांधी क्या करते हैं, या राहुल गांधी के किसी वर्णन की व्यक्तिगत जानकारियां नहीं। इसमें बिल्कुल भी जानकारी नहीं। आपको किताब पढ़ के, अगर जो किताब इसलिए लेना चाहते हैं या जिनको दुविधा है, तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि किताब राहुल गांधी की जीवन गाथा नहीं है। ये किताब, जैसा मैंने कहा, कि 2011 से शुरू होती है, और हम देखें UPA 1 देखें, जब 2004 में राहुल गांधी आते हैं, और उसके बाद हम UPA 2 देखें, जब लोगों को लगता नहीं था कि ये सरकार वापस आ जाएगी 2009 में, और वो वापस आते हैं। और आप देखें कि राहुल एक साथ दो काम कर रहे हैं। एक काम वो कर रहे हैं कि यहाँ उड़ीसा में आदिवासियों के लिए जा रहे हैं। जरा उसके पहले के अगर हम 10 सालों में देखें तो हमें किसी भी राजनीतिक पार्टी का नेता, एक तरीके से शीर्ष नेता, इस तरह से आदिवासियों के लिए, वंचितों के लिए किसी एक जगह पे जाके कैंपेन करके आए, ऐसा हमें दिखता नहीं है। और दूसरा, वो जो कह के आए वो करके दिखाए, कि वो ये कहता है कि हाँ भाई, सरकार चलाने के लिए सबकी ज़रूरत है, लेकिन वंचितों के हक पर, गरीबों के हक पर आप पूंजी को स्थापित नहीं कर सकते हैं, आपको जवाबदेही के साथ चलना पड़ेगा, या पर्यावरण के सवालों पर वो टकराते हैं। तो वो जो बयान था अमित शाह का सबरीमाला के ऊपर दिया गया बयान, सीधा सपाट ये था कि शीर्ष अदालतों को ऐसे फैसले देने से बचना चाहिए जो कि लागू ना किए जा सकें आस्था के मामले में। सबरीमाला के मामले में महिलाओं के प्रवेश का मसला था मंदिर के अंदर। आप देखिए, मैंने जब इस स्टेटमेंट को पढ़ा तो मैं 2 बार चौंका। मुझे लगा शायद मैं गलत पढ़ रहा हूँ, क्योंकि गृहमंत्री ये बयान दे रहे हैं। उस समय गृहमंत्री थे या पार्टी अध्यक्ष थे? पहला टर्म था ये। हाँ, तो उस समय पार्टी के अध्यक्ष थे। तथ्यात्मक रूप से देखना पड़ेगा, लेकिन अमित शाह हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के दूसरे सबसे, बस ये समझ लीजिए कि इस समय वो सरकार में दूसरे नंबर पर, उस समय वो पार्टी में नंबर 1 पर थे, अगर ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ। हाँ, तो वो एक प्रतिनिधि व्यक्ति हैं, वो जो कुछ कहते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर वो अदालतों को ये कह रहे हैं कि ऐसे फैसले ना दीजिए जिसको लागू ना किया जा सके, तो मैं इसको थोड़ा आगे ले जाके आपको मैं एक घटना में बताऊंगा। इसी किताब के 56 नंबर अध्याय में आपको मिलेगा, जहां पर इसका असर देखिए, उनके स्टेटमेंट का अदालतों पर असर देखिए। यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने कहा है, गाय को मारने वाला नरक में सड़ने लायक। उसी इलाहाबाद हाई कोर्ट में लिंचिंग के मामले जो है अभी लंबित पड़े हुए हैं। संगठित रूप से गांधी को देश के मानस से इरोड करने वाले का एक प्रयास है इसी दौरान, चाहे वो गांधी जयंती के मौके पर या गांधी की हत्या के पुण्यतिथि के मौके पर ट्विटर पर चलने वाले ट्रेंड हों, प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोगों के बयान हों, या फिर छत्तीसगढ़ में जो एक संत समागम हुआ, संसद में महात्मा गांधी को दी जाने वाली गाली हो, या गांधी को कचरे के डिब्बे तक सीमित करने की पूरी प्रक्रिया हो। एक संगठित रूप है गांधी को देश के चेतन से थोड़ा सा विस्मृत करने का, थोड़ा इरोड करने का एक प्रयास।
उस पर भी मैं बात करना चाहता हूँ। आपको मैं इसी में ले जाता हूँ प्रज्ञा ठाकुर का। ये एक प्रतिनिधि स्टेटमेंट था कि एक सांसद ये बात कह रही है कि गोडसे देशभक्त था, गोडसे देशभक्त है, और आप देखिए कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ये कैसी माफी है जिसमें कोई सजा नहीं है, और उसके बाद एक सिलसिला शुरू हो जाता है गांधी को अपमानित करने का, गोली मारने का। और आप देखिए आजकल मैं और आप जहाँ बैठे हैं तो हमको कोई भी पकड़ सकता है कि हम यहाँ से बैठ के क्या लिख रहे हैं। और हर साल 2 अक्टूबर को और गांधी की शहादत के दिन को ट्रेंड चलता है गोडसे जिंदाबाद। इतने छोटे छोटे ट्वीट करने वाले बच्चों को, छोटे, अभी उमर खालिद अभी जेल में है और अभी पता नहीं चल रहा है कि उमर खालिद कब वापस आएंगे, और उनका अपराध क्या है ये अभी उमर खालिद का कोई हिसाब नहीं है। जुबैर एक ट्वीट करते हैं और वो जेल में चले जाते हैं। उस दिन आपकी आज़ादी के सबसे बड़े नायक को गालियां दी जाती हैं, उनके लिए वीडियो बनाए जाते हैं और कोई बात नहीं होती है। एक संगठित अभियान इस बीच में वहाँ पर भी दिखा जो शिक्षा के ऊपर हमले हुए हैं जी। और उसमें मुगल इतिहास अब नहीं पढ़ाया जाएगा, गांधी को सिलेबस से हटा दिया जाएगा, इवन साइंस पर भी हमला। और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है दक्षिण पंथ की कि आप साइंटिफिक टेम्परामेंट को कुंद करते हैं, कमज़ोर करते हैं। चार्ल्स डार्विन का इवोल्यूशन नहीं पढ़ाया जाएगा विज्ञान के उसमें अब 9वीं 10वीं के छात्रों को। कि 11वीं कक्षा की एक समाजशास्त्र की किताब थी, वो समाजशास्त्र की किताब में गुजरात के दंगे का उल्लेख हटा है। हाँ, गुजरात के दंगों को भी हटा दिया गया, गांधी की हत्या का उल्लेख हटा है। अब आप मुझे बताएं, अब इसको जोड़िए। इसी में एक चैप्टर है किताब में कि गांधी को हटाने में सिनेमा की मदद ले रहे हैं। तो एक तरफ वो फिल्में बन रही हैं, अभी 2 फिल्में आई, एक फिल्म आई थी RRR ट्रिपल R, और एक फिल्म आई गोडसे वर्सेस गांधी। अच्छी बात है, फिल्में बननी चाहिए, लेकिन RRR में बताया गया कि आज़ादी कैसे लड़ी गई और कितने, उसमें सब कुछ है। उस गांधी और नेहरू को आप पूरी तरह से गायब है। आखिर में उसमें एक गाना है जो पटेल को गाना के लिए गाना, इससे कोई मुझे लगता नहीं कि विरोध होगा, लेकिन आप कुछ चरित्रों को एकदम गायब करके और एक नया चरित्र एकदम लाते हैं तो थोड़ा अटपटा लगता है, और लगता है कि एक सोचे विचारे। और इन लोगों ने, जो लोग ये कर रहे हैं, उनका इसमें बयान दर्ज है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, इसलिए मैं जोड़ रहा हूँ, उसमें जो उसके डायरेक्टर हैं, स्क्रिप्ट जो राइटर हैं, माफ़ कीजिए मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, जो स्क्रिप्ट राइटर हैं, शायद विजयन हैं। तो जो स्क्रिप्ट राइटर हैं उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया है, और न्यूयॉर्क टाइम्स को जो इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने ये बयान कहा है, बाकायदा ऑन रिकॉर्ड कहा है कि भारत में गांधी को ना बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। अब ये समय आ गया है कि गांधी की भूमिका को जांचा जाए। फ्री में इतना ही मिलेगा। अगर पूरा इंटरव्यू देखना है बिना काटे पीटे तो सब्सक्राइब करें न्यूज़ लॉन्ड्री को। क्यों? क्योंकि हमारा स्लोगन है मेरे खर्च पे आज़ाद है खबरें, यानी आपके खर्च पे आज़ाद है खबरें। हम ऐड या विज्ञापन नहीं लेते। हमारी सारी पत्रकारिता, सारा जर्नलिज्म आपके खर्च पर इंडिपेंडेंट है। तो पूरा इंटरव्यू देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लिंक पर क्लिक करें और अपने दोस्तों को भी बताएं।